नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ जुड़ करके आप पूरी तैयारी लेखपाल परीक्षा की कर सकते हैं। चारों सेक्शंस की तैयारी करने के लिए आप हमारे लेटेस्ट पेड बैच से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है। अदर डिटेल्स के लिए और एडमिशन लेने के लिए आप इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो तक हमने कंप्लीट कर लिया था लघु और वृहत परंपराओं के बारे में, ग्रामीण और शहरी विशेषताओं के बारे में। यहाँ पर भारतीय संदर्भ में जो भारतीय सभ्यता की विशेषता है लघु और वृहत विशेषताओं के संदर्भ में, उस पर मिल्टन सिंगर के कुछ ऑब्जर्वेशंस यानी कि प्रेक्षण हैं, उन्हें हम यहाँ पर समझ लेते हैं। मिल्टन सिंगर के अनुसार भारतीय सभ्यता या फिर जो भारतीय परंपरा है उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या स्पेशल कह सकते हैं फैक्ट हैं, वो यहाँ पर समझ लेते हैं। भारतीय सभ्यता का उद्भव जो है प्रादेशिक और लोक संस्कृतियों से हुआ है, मिल्टन सिंगर ने ऐसा माना है। लोक कथाओं और लोक साहित्य को लंबे समय में परिष्कृत और व्यवस्थित करके रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई है। तो सार्वभौमिक रूप से रामायण, महाभारत या अन्य ग्रंथ का आप नाम ले लें जो साउथ इंडिया में या फिर किसी भी भारत के हिस्से में प्रचलित हैं या फिर जिनकी सार्वभौमिक मान्यता है, यानी कि जिसको सभी लोग मानते हैं कि उसमें ऐसी चीज़ें हुई थी या फिर उससे जो भी परंपराओं को डिराइव किया जाता है उसको स्वीकार किया जाता है सभी लोगों के द्वारा। यहाँ पर सभी लोगों का आशय है मेजॉरिटी ऑफ पीपल के द्वारा। कुछ लोग या फिर कुछ तबके मानते हैं कि रामायण और महाभारत जो है हर तरह से माइथोलॉजिकल है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इसको नकार दिया जाता है। लेकिन सार्वभौमिक रूप से इन ग्रंथों की स्वीकृति है भारत में, और जो हमारी वृहत परंपराएं हैं, भारत की वृहत परंपराएं हैं और जो एक सामान्य सांस्कृतिक चेतना है वो इन्हीं सब धर्म ग्रंथों से मिली हुई शिक्षाओं पर आधारित है। ठीक है। मिल्टन सिंगर ने एक और ऑब्जर्वेशन दिया है कि भारत में धार्मिक पुस्तकों और धार्मिक चीज़ों के बारे में भारत में सर्वसम्मति मौजूद है। कुछ लोग डिसएग्री कर सकते हैं इन सब चीज़ों से, लेकिन आमतौर पर जो हमारे भारत की परंपरा है वो इन धर्म ग्रंथों से मानी जाती है और लोग इसको स्वीकार करते हैं। ठीक। अतीत से जुड़ी सांस्कृतिक निरंतरता भारतीय समाज की एक मुख्य विशेषता है। मतलब बहुत कम ऐसी कह सकते हैं सभ्यताएं होंगी, देशों में ऐसे कल्चर होंगे जो अतीत से हर चीज़ से जुड़ी हुई है। और जब भी कोई नई परंपरा भारत स्वीकार भी करता है, जैसे प्रौद्योगिकी को ही आप ले लीजिए, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंडिया में स्मार्टफोन यूज़र बढ़ रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन स्मार्टफोन यूज़र्स की जो जनसंख्या है उसमें हिंदी फॉन्ट में लोग जो है यूज़ कर रहे हैं चैट के लिए। मतलब कहीं ना कहीं हर चीज़ जो है, भले ही वो एक कह सकते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ हो, अभिनव व्यवस्था हो, वो कहीं ना कहीं हमारी पुरानी विचारधारा से जुड़ने का प्रयास करती है। हम जो भी चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं भारत में वो परंपरागत रूप धारण कर लेती है पुरानी विचारधारा से मेल खाते हुए। आधुनिक विचारधारा अपनाता है भारत, ऐसा नहीं कि हमारा देश पिछड़ा हुआ है, लेकिन हर तरीके से अतीत की कसौटी पर कस कर ही हम उसे अपनाने का प्रयास करते हैं। तो अतीत से जुड़ी परंपरा है भारत की विशेषता, हम कह सकते हैं भारतीय सभ्यता की। यहाँ पर जो भी नई चीज़ें आती हैं, नई विचारधाराएं आती हैं, आधुनिकता के सांचे में हम नहीं ढलते हैं, बल्कि उस विचारधारा को ही ढलना होता है हमारे सामाजिक संगठन के अनुरूप। अब भारत में ग्रामों के प्रकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ग्रामों का प्रकार एनसीईआरटी 11th या 12th क्लास में एक चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट करके, उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। जहाँ तक आपको समझना जरूरी है, ग्राम विकास के संदर्भ में वो यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसे समझ लेते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं। क्यों अलग अलग तरीके की ग्रामीण बस्तियां होती हैं? तो भौतिक लक्षण जैसे भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु, जल की उपलब्धता, सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक भी हो सकते हैं जैसे सामाजिक संरचना, जाति, धर्म, जो आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि समान जाति के लोग एक साथ जो जो शुचिता के क्रम में निचले माने जाते थे उनको अलग अलग रहने के लिए बाध्य किया जाता था, जब तक ये कह सकते हैं हमारे रिफॉर्म्स नहीं हुए जाति को लेकर। फिर उसके बाद सिक्योरिटी रीजंस भी होते थे, चोरियों डकैतियों से सुरक्षा करने के लिए भी इस तरीके की विलेज प्लानिंग की जाती थी। वृहद तौर पर ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं, जिसमें 2 जो है प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं, और उनमें से बाहुलता के तौर पर सबसे ज़्यादा किस तरीके की बस्तियां देखने को मिलती है भारत में वो भी अब आगे बताएंगे आपको। 4 तरह की बस्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। सबसे पहली है गुच्छित, संकुलित अथवा आकेंद्रित। फिर उसके बाद है दूसरी अर्धगुच्छित या विखंडित, फिर पल्लीकृत और परिक्षिप्त या एकाकी। गुच्छित बस्तियां जिसको हम लोग क्लस्टर्ड सेटलमेंट भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि ग्रामीण बस्ती घरों का एक संहत अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। इसका फिगर भी आगे आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप क्लस्टर्ड या फिर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर, कि कुछ घर हैं यहाँ पर और इस तरीके से कॉम्पैक्ट यहाँ पर इस तरीके से रहते हैं। ये फीचर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? या तो गंगा के मैदान में, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश रीजन में, या फिर आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को ये मिल सकता है।
तो यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है कि इसमें जो है उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में या उत्तर पूर्वी राज्यों में ऐसी बस्तियां पाई जाती हैं। कई बार लोग सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारणों से इस तरीके के कॉम्पैक्ट विलेजेस में रहने का काम करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बुंदेलखंड और नागालैंड में देखने को मिलता है। राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधन के अधिकतम प्रयोग हेतु संघत बस्तियों का अनिवार्य रूप से प्रयोग होता है। मतलब जहाँ पर पानी का स्रोत होता है वहीं पर बस्तियां बसा ली जाती हैं। इसके बाद सेमी क्लस्टर्ड अर्धगुच्छित हम लोग कह सकते हैं, इसको विखंडित बस्तियां कह सकते हैं। ठीक है, ये परिक्षिप्त बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। अक्सर ऐसा प्रारूप किसी बड़े संघत गांव के संप्रकथन अथवा विखंडन के परिणाम स्वरूप जो है उत्पन्न हो सकता है। यानी कि जो ये क्लस्टर्ड विलेज है, इसका अगर एक टुकड़ा कर दिया जाए तो वो सेमी क्लस्टर्ड आप उसको मान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक मुख्य गुच्छ अथवा गांव से थोड़ी दूर पर रहने लगते हैं। मतलब जैसे हमने आपको दिखाया, यहाँ पर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट अगर देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, अगर ये हिस्सा अलग जा करके रहने लगे, यहाँ से पृथक हो जाए, कट कर ले अपने आप को, तो ये आपका अलग से सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट कहलाने लगेगा। आमतौर पर जमींदार और अन्य मुख्य समुदाय मुख्य गांव के केंद्रीय भाग पर आधिपत्य कर लेते हैं, जबकि समाज के निचले तबके के लोग, निम्न कार्यों में संलग्न लोग गांव के बाहरी हिस्सों में बसने लगते हैं। आपको इस तरीके के विलेजेस यानी कि अर्धगुच्छित कहाँ पे देखने को मिलते हैं? गुजरात के मैदान में और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से आपको ये सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हैमलेटेड सेटलमेंट पर या फिर पल्ली बस्तियों पर। हैमलेट को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे पाना, पाड़ा, पाली, नगला, ढांडी, और यहाँ हमारे कानपुर के पास इसको पुरवा कहते हैं। ठीक है, तो किसी विशाल गांव का ऐसा खंडी भवन प्रायः सामाजिक और मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान में यानी कि छत्तीसगढ़ में, हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत में देखने को मिलते हैं हैमलेटेड सेटलमेंट। तो हैमलेटेड सेटलमेंट कैसे बनेगी, आपके मन में विचार आ रहा होगा। चाहे सेमी क्लस्टर्ड हो चाहे क्लस्टर्ड हो, यानी कि आपका अर्धगुच्छित बस्ती हो या फिर गुच्छित बस्ती, इसके कुछ घर अपना अलग जब रहने लगते हैं, ठीक है, तो उसको हैमलेटेड सेटलमेंट हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद परिक्षिप्त बस्तियां यानी कि डिस्पर्ड सेटलमेंट। डिस्पर्ड सेटलमेंट में क्या होता है कि एकाकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी झोपड़ियों की ढालों पर खेतों अथवा चारागाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये बहुत टफ लिखा हुआ है, अब इसको फिगर से आप समझ जाएंगे। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल के अनेक भागों में बस्ती का यह प्रकार आपको देखने को मिलता है, यानी कि डिस्पर्स्ड। तो डिस्पर्स्ड सेटलमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे हैमलेट्स हैं, इनको आप हैमलेट मान लीजिए। ठीक है, ये छोटे छोटे हैमलेट इस तरीके से रह रहे हैं, तो ये आपका हो गया कुल मिलाकर के एक डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। तो भारत में यहाँ पर ग्राम विकास की दृष्टि से देखें तो मुख्यतः न्यूक्लिएटेड और डिस्पर्स्ड टाइप के यहाँ पर विलेजेस देखने को मिलते हैं, या फिर कह सकते हैं कॉम्पैक्ट, आकेंद्रित और छिटपुट, यानी कि आपके डिस्पर्स्ड विलेज देखने को मिलते हैं। और आवास वाली भूमि और खेतीबाड़ी वाली भूमि दोनों एक साथ होती है। आकेंद्रित ग्रामों में सभी घर एक इकाई के रूप में एक ही जगह समूह में रहते हैं और ऐसे घरों के चारों ओर कृषि वाली जमीन देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन जब क्षेत्र बड़ा होता है और घर बड़े होते हैं और घरों का समूह काफ़ी दूर दूर बटा होता है, ठीक है, और कृषि वाली भूमि से काफ़ी अलग होता है, तो इसको छिटपुट ग्राम बोलते हैं। जैसे डिस्पर्स्ड विलेजेस हमने आपको दिखाया कि क्षेत्र बड़ा है, घर कम है। उसके बाद भारत में अधिकांश ग्राम किस तरीके के हैं? कॉम्पैक्ट न्यूक्लिएटेड किस्म के हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दक्षिण भारत के केरल के तटीय क्षेत्रों और गुजरात के पूर्व और उत्तर में भीलों की बस्ती और कुर्ग में मैसूर में छिटपुट ग्राम आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि डिस्पर्स्ड। तो ग्राम के प्रकार में से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि किस ग्राम का प्रकार आपको भारत के किस हिस्से में देखने को मिलेगा, ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये फैक्ट्स आपको नोट कर लेने हैं, अगर नहीं नोट किया तो वीडियो को पीछे ले जा करके पैक करके नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर सोशियोलॉजिस्ट MN श्रीनिवास ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिया है। उनका मानना है कि आकेंद्रित ग्रामों में, यानी कि जो कॉम्पैक्ट या फिर न्यूक्लिएटेड विलेजेस होते हैं, इसमें चोर डकैतों, जंगली जानवरों से गांव की सुरक्षा करने का दायित्व वहाँ के निवासियों का होता है। ठीक है, क्योंकि सब निवासी पास पास रह रहे हैं, तो सारे निवासियों का अपना काम होता है कि जंगली जानवर या चोर डकैतों से रक्षा वो सब करेंगे। ठीक, लेकिन जहाँ पर छिटपुट ग्राम होते हैं, यानी कि क्षेत्र बड़ा है, घर कम है, तो वहाँ पर सुरक्षा के लिए समूह बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि घर ही दूर दूर है लोगों के, तो हर घर अपने घर की रक्षा करे इस तरीके से नहीं होगा, लोगों को समूह बना कर रहना होता है। क्योंकि घर दूर दूर हैं तो चोर डकैत हावी हो सकते हैं घर वालों पे, जंगली जानवर हावी हो सकता है, लेकिन अगर समूह होगा तो उससे रक्षा हो सकेगी। तो छिटपुट ग्रामों में सुरक्षा के लिए पर्याप्त बंदोबस्त पहले ही कर लिया जाता है। ठीक है, और लोग जो है समूह में रहते हैं। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं, और जो मैंने यहाँ पर ये ब्लू लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है, इसको आपको नोट करना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत में किए जाने वाले महत्वपूर्ण ग्रामीण अध्ययन, जो आपके सिलेबस में पॉइंट लिखा हुआ है, ग्रामीण शोध प्रणालियाँ, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो इतने ही पैराग्राफ में है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है कुछ। तो यहाँ पर आप नोट करने का काम करेंगे, जैसे जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे भारत में ग्राम अध्ययन के लिए 1955 का वर्ष महत्व रखता है, तो ये आपको याद रखना है कि ग्राम अध्ययन के लिए महत्व रखने वाला वर्ष कौन सा था? 1955। पहली बार इस वर्ष में भारतीय ग्रामों पर 4 पुस्तकें और बहुत से रिसर्च पेपर यानी शोध पत्र प्रकाशित हुए थे। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, उनके ऑथर के नाम ये नोट करना है। जैसे SC दुबे की इंडियन विलेज,
नाम मिलते जुलते हैं, इस वजह से इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। SC दुबे की इंडियन विलेज, DN मजूमदार की रूरल प्रोफाइल, मैक्किम मैरियट की विलेज इंडिया, MN श्रीनिवास की इंडियाज विलेजेस, इरावती कर्वे की अध्यक्षता में मद्रास में भारतीय समाज की स्थिति पर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था और इसमें रॉबर्ट रेडफील्ड ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो इस कॉन्फ्रेंस में ग्रामीण अध्ययन और उसके विस्तार क्षेत्र पर चर्चा हुई थी। सम्मेलन का पूरा ब्यौरा जो है सोसाइटी इन इंडिया नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया था। तो भारतीय समाज की स्थिति पर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? मद्रास में। सन 1950 के अंत में कुछ मोनोग्राफ यहाँ पे लिखे गए थे ग्राम विकास के संदर्भ में। तो ये कौन कौन से हैं? जैसे GM कास्टेयर्स की ट्वाइस बर्न 1957 में, SC दुबे की इंडिया चेंजिंग विलेजेस, DN मजूमदार की कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज, और ऑस्कर लुइस की विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया, FG बेले की कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर, एल्बर्ट मेयर द्वारा रचित पुस्तक पायलट प्रोजेक्ट इंडिया, जिसमें इटावा परियोजना के मुख्य उपलब्धियों के बारे में बताया गया है शॉर्ट में। 20 सितंबर 2020 को RO का एग्जाम हुआ था और इसमें देखिए ग्राम विकास से क्वेश्चन आया था। इसमें पूछा क्या जा रहा है, इस मैचिंग में कौन सा सही सुमेलित है? तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट के बारे में जो है किसने लिखा है? तो अल्बर्ट मेयर ने। तो ये हमारा सही आंसर था। तो यहाँ पर आप जरूर यहाँ पर नोट करिएगा जो पुस्तकें बताई जा रही है उसके ऑथर का नाम। उसके बाद 1959 में हम देखेंगे AR देसाई द्वारा एडिट की गई वॉल्यूम एंड इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया का प्रकाशन किया गया था। उसके बाद ऑड्रिन मेयर के वर्क्स पर आधारित जो पहली किताब थी कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया प्रकाशित हुई थी। इसमें भारतीय ग्राम समाज में नातेदारी के आपसी संबंधों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया था। ग्रामीण स्तरीकरण के बदलते आयामों का अध्ययन ऑन्द्रे बिते ने अपनी पुस्तक कास्ट क्लास एंड पावर में किया था। BR चौहान की 1967 में एक किताब आई थी राजस्थान विलेज। इसमें राजस्थान के ग्राम का सामान्य ब्यौरा प्रस्तुत किया गया था। फिर बहुत से मोनोग्राफ बाद में भी आए, जैसे ग्लोरिया गुडविन रहीजा की जो पुस्तक है द पॉइजन इन द गिफ्ट, इस पर जो है इसमें क्या दिया हुआ है, सहारनपुर के गांव में जो जाति व्यवस्था है उसका स्वरूप देखने को मिलता था। 1988 में आई थी किताब और उसी संदर्भ में देखिएगा कि सहारनपुर की जाति व्यवस्था जो उस समय थी उसके बारे में द पॉइजन इन द गिफ्ट में दिया हुआ है। ग्रामीण इतिहास के विद्यार्थियों के लिए AM शाह की एक्सप्लोरिंग इंडियाज रूरल पास्ट महत्वपूर्ण मानी जाती है और ये नवीनतम पुस्तकों में से एक है जो इंडिया की रूरल सोसाइटी पर लिखी गई हैं। और नवीनतम संग्रह जहाँ तक बुक्स में अपडेट किया गया है वो है वंदना मदान की किताब द विलेज इन इंडिया। अब यहाँ पर हमें आज के परिप्रेक्ष्य में यानी कि 2022 में समझने की ज़रूरत है कि नीति आयोग खुद ही इतने सारे सर्वे देता रहता है और हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज लगातार छोटी छोटी बातों की अपडेट देती हैं। PIB और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा हमें लगातार वो सब चीज़ें पता चलती रहती हैं कि अब हमें किसी अदर थर्ड पार्टी ऑथर की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं ग्राम विकास को समझने के लिए, ठीक है। लेकिन ये फैक्ट जो है पुराने फैक्ट पूछे जाते रहे हमारे एग्जाम में, तो इसको एक बार जरूर आप नोट करिएगा। एटलीस्ट बुक्स एंड ऑथर टेबल बनाकर नोट कर लीजिए, ठीक है। सार्वभौमिकीकरण, इसका मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे लघु परंपरा की सांस्कृतिक विशेषताएं आगे विकसित होकर वृहद परंपरा का भाग बन जाती हैं। इसको हम लोग यूनिवर्सलाइजेशन या फिर सार्वभौमिकीकरण बोलते हैं। ये परिभाषा से क्वेश्चन बन सकता है। संकीर्णता यानी कि ये आपका पैरोकिलाइजेशन, ये क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें वृहद परंपरा की सांस्कृतिक विशेषताएं ग्रामों की लघु परंपरा का भाग बन जाती हैं, उसे स्थानीकरण या फिर संकीर्णता बोलते हैं। उसके बाद सीमावर्ती ग्राम क्या होते हैं? फ्रिंज विलेजेस आपको बता चुके हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की सीमाओं पर बसने वाले गांव उन्हें फ्रिंज विलेजेस कहते हैं, जिसमें गांव और शहर दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर डेमोग्राफी की बात कर लेते हैं। डेमोग्राफी वैसे तो मेन GS के सिलेबस का भाग है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है, जो ग्राम विकास के संदर्भ में पढ़ना जरूरी है, उसको भी देखेंगे। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? आबादी का वैज्ञानिक और सांख्यिकी अध्ययन ही डेमोग्राफी कहलाती है। इसमें कई शाखाएं होती हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल डेमोग्राफी, सोशल डेमोग्राफी, इकोनॉमिकल डेमोग्राफी, मैथमेटिकल डेमोग्राफी, चिकित्सीय जनसांख्यिकी या फिर कह सकते हैं मेडिकल डेमोग्राफी। तो हमारे जो कह सकते हैं जनसांख्यिकी विद होते हैं, इन्होंने ग्रामीण और शहरी जनसांख्यिकी का अलग अलग अध्ययन करना नहीं जरूरी समझा है। लेकिन भारत में जहाँ पर रूरल पॉपुलेशन ही ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन अभी 50% भी नहीं पहुँचा है, वहाँ पर जनसांख्यिकी की जब भी बात करेंगे उसमें ग्रामीण जनसंख्या और उसकी विशेषताओं के बारे में बात करना जरूरी है और उससे जुड़े फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। जो पेड ग्रुप में मिसलेनियस की PDF दी है उसमें जितने भी सेंसस के फैक्ट दिए हुए हैं, खासकर नगरीकरण से संबंधित और कह सकते हैं जहां पर रूरल और अर्बन का कंपैरिजन किया गया है, वो टेबल्स जरूर देखिएगा आप लोग। उससे क्वेश्चन आने की संभावना है इस ग्राम विकास वाले सेक्शन में भी। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं कि जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर ग्रामीण आबादी सर्वाधिक सेंसस 2011 के हिसाब से किस स्टेट में ऑब्जर्व की गई थी? ये आप हमको कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। तो जनसांख्यिकी का अध्ययन भारत में कैसे होता है? तो भारत में जनगणना होती है, ठीक है। 1872 में सर्वप्रथम की गई थी।
किसके सुपरविजन में, कौन था वाइसरॉय या गवर्नर जनरल, उसका नाम बताइए जल्दी से। हिस्ट्री का फैक्ट तैयार करेंगे चलते चलते इसी के साथ। और 1881 में नियमित हो गई थी, तो ये किस वाइसरॉय या गवर्नर जनरल के समय से नियमित हुई थी। दोनों फैक्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक। तो जनगणना वैसे हमने आपको पीडीएफ दी है, जनगणना हम चाहते तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते थे आपको, लेकिन यहाँ पर हम लोग खाली ग्राम विकास का अध्ययन करना चाहेंगे इस पूरी सीरीज में। जीएस का पोर्शन तो जीएस में हमने दे ही रखा है, आप मिसलेनियस में हमारा वीडियो देख सकते हैं। मिसलेनियस का जो शॉर्ट वीडियो आया था उसमें सेंसस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं, उसमें खास करके आप ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के जो अंतर या आंकड़े बताए गए हैं उनमें जरूर आप फोकस कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली, अब सीआरएस के बारे में बात कर लेते हैं। तो नागरिक पंजीकरण प्रणाली सीआरएस में जन्म, मृत्यु, विवाह आदि महत्वपूर्ण घटनाओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर इसके बाद है प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली, जिसको सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं दोनों सर्वे, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो सीआरएस और एसआरएस सर्वे दोनों ही कंडक्ट करवाए जाते हैं आपके रजिस्ट्रार जनरल इंडिया के द्वारा, यानी कि आपका महापंजीयक कार्यालय के द्वारा। तो भारत के महापंजीयक द्वारा ये दोनों सर्वे कंडक्ट करवाए जाते हैं। शुरुआत हुई थी 1969 और 70 में, पायलट बेसिस पर थोड़ा पहले भी हुआ था, लेकिन जो ऑफिशियल शुरुआत है वो आप 1969-70 से मान सकते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से किया जाता है। एक दोहरी रिकॉर्ड प्रणाली पर आधारित ये है। बड़े राज्यों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए आकलन इसमें प्रदान किए जाते हैं। जन्म और मृत्यु अर्थात दोनों के आकलन वार्षिक तौर पर तैयार किए जाते हैं। जन्म दर, मृत्यु दर, ये सब इसमें, और इसमें मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट भी आता है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी आता है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। ये आंकड़े हमने मिसलेनियस की पीडीएफ में पेड ग्रुप में और मिसलेनियस के वीडियो में दिए हुए हैं, लेटेस्ट जो ये आपके एसआरएस सर्वे आए हैं उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर जीएस का पोर्शन ओवरलैप नहीं करेंगे, इस वजह से आंकड़े आप वहीं से देख लीजिए। फिर इसके बाद कुछ और सैंपल सर्वे हैं, जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, ठीक है। इसके 5 संस्करण आ चुके हैं। जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 आया था तो यूपी पीसीएस में इससे सवाल पूछा गया था, ठीक है। वो तो काफ़ी डीप लेवल सवाल था, लेकिन इसमें कौन कौन से आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, कौन करवाता है, ये सब थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इसमें कुछ नए विषय शामिल किए गए हैं, उनको जरूर देखिएगा। जैसे पूर्व स्कूली शिक्षा को शामिल किया गया है, विकलांगता, शौचालय की सुविधा तक पहुंच, मृत्यु पंजीकरण, मासिक धर्म के दौरान स्नान करने की प्रथाएं और गर्भपात किए जाने के तरीके और कारणों के भी यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं। ये कुछ नए विषय शामिल किए गए हैं। कुछ नए विषय आते हैं तो जरूर आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। NFHS 5 किसने करवाया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। भारत सरकार ने सर्वेक्षण के लिए समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन के लिए किसका सहयोग लिया है? अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई का। तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? मुंबई में। ये भी एक बात आप तैयार कर लीजिए। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं? परिवार नियोजन, मृत्यु दर, बाल और शिशु मृत्यु दर सहित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का उपयोग, बच्चों की पोषण स्थिति के बारे में भी सूचना उपलब्ध करवाई जाती है, ठीक है। देन इसके बाद ग्रामीण जनसंख्या का आकार, वितरण और वृद्धि, इसके बारे में देख लेते हैं। तो नगरीकरण जब पढ़ते हैं तो नगरीकरण की ये स्टेजेस हम पढ़ते हैं, जो ज्योग्राफी में दिया भी हुआ है। यहाँ पर ग्राम विकास पढ़ रहे हैं तो ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि और वितरण भारत में कैसा रहा है, इसके बारे में देख लेते हैं। सेंसस के अनुसार 1901 से लेकर 2001 तक 4 चरण देखे गए हैं विशेष रूप से। जैसे पहला देखा गया था, ग्रामीण जनसंख्या में धीमी वृद्धि होती हुई दिख रही थी। ये चरण कब से है? 1901 से लेकर 1921। 1931 से 51 के बीच ग्रामीण जनसंख्या में आपको स्थिर वृद्धि देखने को मिलती है। चरण 3 में यानी स्टेज 3 में 1961 से 81 के बीच ग्रामीण जनसंख्या में तीव्र उच्च वृद्धि देखने को मिलती है, और चरण 4 में उच्च वृद्धि के साथ घटने के निश्चित संकेत देखने को मिलते हैं। तो ये चरण हमसे पूछे जा सकते हैं कि धीमी वृद्धि कब देखने को मिली थी, या फिर तीव्र उच्च वृद्धि कब देखने को मिली थी, या स्थिर वृद्धि कब देखने को मिली थी।